हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। सो वेलकम टू आवर बुक शॉर्ट पीवाईक्यू सीरीज क्लास 2। आई होप आपने क्लास 1 देखा होगा एंड आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, राइट। चलिए, तो इस क्लास में हम करेंगे अराउंड 18 टू 20 पीवाईक्यूज, ठीक है। और जो पीवाईक्यूज आपकी मार्क्स के बुक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी विल डू 18 to 20 PYQs on books of marks। क्लियर। तो कॉपी पेंसिल लेके बैठना, जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं प्लीज उनको आप नोट डाउन करो, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ एलियनेशन, अबाउट एलियनेशन, ठीक है। कौन सा इसमें से काम नहीं है एलियनेशन पे, ठीक है। हमने पढ़ा है कि एलियनेशन उन्होंने पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स में पढ़ाया है, राइट राइट, ठीक है। आपका इकोनॉमिक और फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं उनको। बट क्या आपको पता है कि इन तीनों बुक्स में से कौन सी ऐसी दो बुक्स और हैं जहां पे उन्होंने एलियनेशन के बारे में बात की थी? शायद आपको नहीं पता होगा, राइट। चलिए, अब ये क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को हटा दोगे, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, ये कॉन्सेप्ट, ये थीम किस बुक में मार्क्स ने बताई है, या किस बुक में रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट का जिक्र किया है मार्क्स ने, डू यू नो द आंसर? नहीं, आप वहां पे आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। चलिए, इसीलिए हम प्यार से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे सारे मेजर वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके कार्ल मार्क्स के बुक से रिलेटेड, आपको सबका आंसर आता हो। क्लियर। चलो, तो देखो, ये एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है उनकी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम 1842 से 1844 तक जो स्टार्टिंग के वर्क है, लाइक क्रिटिक ऑफ हीगल, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट इन 1844, ठीक है। आपका ऑन द जूइश क्वेश्चंस, ये उन्होंने सबसे पहले लिखे थे, ठीक है। सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज मार्क्स की बुक से रिलेटेड क्रोनोलॉजी बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनकी क्रोनोलॉजी आपको पता हो, ठीक है। इजीली आप 6 to 7 क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर, इन दिस क्लास, आप खाली उनकी बुक्स पे क्रोनोलॉजी के ही सॉल्व करोगे। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स ने पहले कौन से वर्क लिखे, पब्लिश हुए, और कौन से वर्क पे उन्होंने बाद में काम किया है, ठीक है। तो पहले आता है क्रिटिक ऑफ हीगल, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ऑन द जूइश क्वेश्चन। फिर आता है आपका थीसिस ऑन फेरेबच, द जर्मन आइडियोलॉजी, पोवर्टी ऑफ फिलोसफी एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। क्लियर। उसके बाद उन्होंने लिखा 18th ब्रूमेर ग्रंडाइस, ठीक है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। एंड लेटर ऑन उन्होंने अपने आखिरी टाइम पे लिखा थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, दास कैपिटल, सिविल वॉर इन फ्रांस एंड क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ठीक है। आई नो आपको लग रहा होगा कितनी सारी बुक्स हैं, कितने सारे वर्क हैं, इनको आप याद कैसे करेंगे। बट डोंट वरी, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये क्रोनोलॉजी पता हो, ठीक है। तो प्लीज बने रहना साथ में, ओके। चलो, तो अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। तो लिखी गई 1844 में। क्लियर। प्लीज नोट इट डाउन कि ये बुक सबसे पहले कब लिखी गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके। ऑल्सो उससे पहले उन्होंने अपने लगभग 4 वर्क्स लिखे हुए थे, ठीक है, जिसमें आता है आपका नॉर्मल हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है, फिलोसफिकल फिलोसफिकल हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, ये उनका पहला वर्क है, ठीक है। सेकंड आता है क्रिटिक ऑफ हीगल, क्रिटिक ऑफ हीगल। उसके बाद आता है थर्ड पे आपका ऑन द जूइश क्वेश्चन, एंड देन नोट्स ऑन जेम्स मिल, एंड देन आपका फिफ्थ पे आता है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिनको पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं, व्हाट वी कॉल एज वेल पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स। कब लिखे गए? 1844 में। क्लियर।
तो आपके इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में कार्ल मार्क्स बात करते हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन की। ऑल्सो ये यंग मार्क्स है। अब देखो, आपके जो नियो मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट हैं लुइस अल्थुसर, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करते हैं यंग मार्क्स का और आपके ओल्ड मार्क्स का। यस, पेपर में अगर पूछता है हु डू द डिफरेंशिएशन या हु मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स, कौन यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में भेदभाव बताता है, तो ये आपके लुइस अल्थुसर है। अब जो यंग मार्क्स हैं वो सिंपल, उनका जो अप्रोच है, उनके जो आइडियाज है वो काफी ह्यूमन इन नेचर है। मतलब पहले वो इंसान को इंसान की तरह देखते थे, ठीक है, कि इंसान की क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से जो वर्कर्स है उनको उनका लेबर से दूर कर दिया जाता है, ठीक है, जो चीजें वो बनाते हैं उनसे वो ले ली जाती है एंड उसके बाद उन पे कोई हक नहीं होता उनका। तो किस तरीके से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ये एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव है, ये एक इंसानियत के तौर पे वो देख रहे हैं, राइट। उसके बाद लेटर ऑन लाइफ में जाके वो साइंटिफिक मेटेरियलिज्म, ठीक है, एक साइंटिफिक अप्रोच उनके वर्क में देखने को मिलता है। तो दैट इज अ ओल्ड मार्क्स, ठीक है। तो यंग मार्क्स क्या है, जहां पर वो मोर ह्यूमन है, वो इंसानों को इंसानियत की तरह देख रहे हैं। ही इज फोकसिंग मोर ऑन ह्यूमैनिटी, ह्यूमन पर्सपेक्टिव। बट लेटर ऑन इन ओल्ड मार्क्स उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वे टाइम इवॉल्व होते हैं एंड देन वो साइंटिफिक अप्रोच लेके आते हैं। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और ये कहीं ना कहीं पीवाईक्यू भी है आपका, प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आपके इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट से पहले उनके कुछ वर्क्स थे, जिसमें से आपका फिलोसफिकल हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ है, क्रिटिक ऑफ हीगल है, उसके बाद ऑन द जूइस क्वेश्चन है, और उसके बाद नोट्स ऑन जेम्स मिल है। एंड देन आता है आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखा गया पर्टिकुलरली 1844 में, जिसमें आपके कार्ल मार्क्स ने एलियनेशन के बारे में बात की है। क्लियर? चलो, अब कार्ल मार्क्स बताते हैं कि देयर आर 4 डिस्टिंक्ट वेज किस तरीके से कैपिटलिस्ट लोग एक वर्कर को उसके ही प्रोडक्ट से एलियनेट कर देते हैं। कैसे? पहले एक वर्कर है, ठीक है, एक वर्कर है, उसने बहुत मेहनत की और बहुत टाइम दिया, ठीक है, टाइम, हार्ड वर्क, ब्लड, स्वेट, मतलब जी जान लगा दी उसने, ठीक है, और फिर एक बनाया प्रोडक्ट लाइक डॉल, ये डॉल, ठीक है, उसने बनाई काफी टाइम देने के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो फैक्ट्री ओनर है वो वर्कर को 200 रुपए देता है और ये डॉल उससे ले लेता है कि अब इस डॉल पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, ठीक है। जहां पे वर्कर ने अपनी लाइक अच्छा खासा टाइम दिया, अपना हार्ड वर्क, अपना टाइम, अपना ब्लड स्वेट दिया, 200 रुपए देके ये डॉल उससे ले ली गई। उसके बाद उसी डॉल को, ठीक है, 2000 में ओनर बेचता है और अपना स्टैंप लगा के, अपना ब्रांडिंग करके, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे पहले तो आपने आपके वर्कर से उसका प्रोडक्ट छीन लिया कि ये प्रोडक्ट उसका बनाया हुआ है। नहीं, जब अब कोई उस प्रोडक्ट को देखेगा तो ब्रांड के बारे में सोचेगा, कंपनी के बारे में सोचेगा, ना कि किसने उसको बनाया है। तो पहले उसने, जो कैपिटलिस्ट इंसान है, जो ओनर है, उसने प्रोडक्ट उसे छीन लिया। सेकंड, जो मेहनत उसने की थी, इतना टाइम, इतना हार्डवर्क, ठीक है, उस सब से उसको फ्री कर दिया कि अब तुम्हारा इस पे कोई भी हक नहीं है, ठीक है। 200 रुपए देके सिंपली छोड़ दिया उसको कि नाउ इट इज अ प्रॉपर्टी, जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी हार्डवर्क है, ये सब कंपनी का है, आपका कुछ नहीं है अब। तो प्रोसेस से भी उसको निकाल देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्पेशीज बीइंग। मतलब अगर आप देखोगे, जो कारीगर है, जो वर्कर है, कहीं ना कहीं उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी उसके काम में होती है, राइट। जब आपने उसका काम ही आपने उससे ले लिया, तब उसकी आइडेंटिटी भी आपने उससे छीन ली। ऑल्सो इतने सारे वर्कर्स हैं, ठीक है, तो कंपटीशन की वजह से जो वर्कर्स में यूनिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, एक राइवलरी, एक दुश्मनी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो एक सॉलिडारिटी, कम्युनिटी फीलिंग, वो भी आपने उससे ले ली। तो पूरी तरीके से एक वर्कर को आपने अकेला छोड़ दिया।
सिर्फ 200 रुपये दे के, जिससे उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। एंड देन उसी चीज को आपने 2000 में या उससे ज्यादा में बेचा। तो दैट इज योर 4 डायमेंशन ऑफ एलियनेशन। किस तरीके से एक वर्कर से, ठीक है, उसका टाइम, उसका हार्डवर्क, उसका ब्लड स्वेट आप ले लेते हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनाता है वो, एंड फिर उसी को आप उससे अनजान कर देते हो, राइट। सो सिंपल है, पेपर में कहीं भी पूछ ले, ठीक है, कि किस किस चीज से एलियनेट हो जाता है वर्कर, तो फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोसेस, फ्रॉम द स्पेशीज बीइंग, फ्रॉम द अदर्स, एवरीथिंग। आप हर चीज से वर्कर को एलियनेट कर देते हो, उसको अकेला कर देते हो। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844? आपके मार्क्स, ठीक है। ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं? पेरिस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। और याद रखना, इससे पहले कौन कौन से वर्क्स आए हैं? फर्स्ट 2, 3 एंड 4 रिवाइज करते हैं, ठीक है। पहला आया है आपका फिलोसफिकल, सिंपल मैनिफेस्टो है ये, मैनिफेस्टो ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लो, ठीक है। सेकंड, उसके बाद क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिक ऑफ हीगल, ठीक है। फिर आता है आपका ऑन द जूइश क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद आता है फोर्थ पे आपका नोट्स ऑन जेम्स मिल। उसके बाद आपके कार्ल मार्क्स लिखते हैं इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लिखी जाती है 1844 में, एंड उसमें वो एलियनेशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से वर्कर को उसी की मेहनत से, उसी के टाइम से, उसी की ब्लड एंड स्वेट से बनाई हुई चीज को आप छीन लेते हो और उसको अकेला छोड़ देते हो लाइफ में। ओके, ऑल्सो ये जो कॉन्सेप्ट है एलियनेशन का, ये काफी ह्यूमेन है, ठीक है, जब आप इंसानियत के तौर पे उस चीज को देख रहे हो, ठीक है। तो ये दर्शाता है आपको आपके यंग मार्क्स, जो भले इंसान की प्रॉब्लम्स, उसके क्या इश्यूज है, उस पर फोकस करते थे, बट जो आपके ओल्ड मार्क्स हैं वो लेके आते हैं साइंटिफिक वे, साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड आपका क्लास स्ट्रगल, एंड किस तरीके से एक साइंटिफिक वे में हम रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, एंड देन सोशलिज्म को स्टैब्लिश करेंगे, एंड उसके बाद कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करेंगे। क्लियर? और कौन देता है ये डिस्टिंक्शन बिटवीन यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स? आपके लुइस अल्थुसर, ठीक है। तो हम बाकी चीजों को भी रिवाइज करते जाएंगे। ओके, चलो, क्वेश्चन, मार्क्स डिस्कसेस एलियनेशन इन इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट कब लिखी गई? सिंपली 1844 में। क्लियर? चलिए, आइए अब बात करते हैं थीसिस ऑन फेरेबेच एंड जर्मन आइडियोलॉजी। देखो, अब ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, थीसिस ऑन फेरेबेच, जहां पे वो बात करते हैं किस तरीके से, ठीक है, मेटेरियलिज्म का डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से इंसान एलियनेट हो जाता है इवन इन रिलीजन, ठीक है। इनफैक्ट उस बुक में वो यूज भी करते हैं एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, ये भी पीवाईक्यू है कहीं ना कहीं, ठीक है। द फिलोसफर हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द पॉइंट इज टू चेंज इट। मतलब जो भी फिलोसफर्स हैं उन्होंने खाली समझाया है अपनी भाषा में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, कि दुनिया कैसी है, ये दुनिया कैसे काम करती है, बट किसी ने भी उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, जो एक्चुअली द एम था, ठीक है। दैट फिलोसफर हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, कि उन्होंने खाली दुनिया को समझाने की कोशिश की है, उसे बदलने की कोशिश नहीं की, जो एक्चुअली पॉइंट था, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, पेपर में आपसे ये पूछेगा। क्लियर? अभी तक देखो, सबसे पहले क्रिटिक लिखी, क्रिटिक ऑफ हीगल लिखो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जूइश क्वेश्चन, ऑन द जूइश क्वेश्चन, फिर आपका आता है जेम्स मिल, देन फिलोसफिकल एंड इकोनॉमिक मैन्यूस्क्रिप्ट, उसके बाद थीसिस ऑन फेरेबेच। क्लियर? अभी तक आई होप ये चीज समझ में आ रही है आपको, क्रोनोलॉजी क्लियर। उसके बाद आते जर्मन आइडियोलॉजी, ये लिखी गई 1846 में, प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। ऑल्सो
ये पहली बार था जहां पे कार्ल मार्क्स ने मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री दिया। यस, उसके बारे में बात की कि किस तरीके से जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो आइडियाज पे बनाई नहीं गई है, बल्कि मटेरियल इकोनॉमिक लाइफ पे है। अगर आप पूरी हिस्ट्री देखोगे, ठीक है, पहले स्लेवरी था, उसके बाद फ्यूडलिज्म आ गया जहां पे सर्फ लैंडलॉर्ड्स आ गए, उसके बाद कैपिटलिज्म आ गया जहां पे अगेन वर्कर्स हैं और ओनर्स हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं पूरी हिस्ट्री स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमेशा देखा गया है कि एक क्लास डिवीजन रहा है और उसी के बेसिस पे डेवलप हुआ है ये। स्लेवरी खत्म हुई तो फ्यूडलिज्म आ गया, फ्यूडलिज्म खत्म हुआ तो कैपिटलिज्म आ गया। सो इट इज बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म, ठीक है, मैटर, इकोनॉमिक लाइफ, ना कि आइडियाज। क्लियर? याद रखो, कार्ल मार्क्स के लिए हर चीज का रीजन है आपका मटेरियलिज्म और इकोनॉमिक लाइफ। क्लियर? सो इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन। चलिए, अब ये कुछ आइडियाज हैं जर्मन आइडियोलॉजी के कि व्हाट मेक्स ह्यूमन डिस्टिंक्ट्स, कि क्या इंसान को क्या अलग बनाता है, कि कैसे इंसान जो जानवर हैं उनसे अलग है। हाउ ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो वो बात करते हैं इट इज नॉट अबाउट कॉन्शियसनेस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे थॉट प्रोसेस या हमारा रेशनैलिटी, उसकी वजह से नहीं है हम अलग एनिमल से। हम जानवरों से अलग इसलिए हैं बिकॉज हम अपना खाना खुद बना सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस। इसीलिए हम जानवरों से अलग हैं, ठीक है। इंसान कब अलग बना एनिमल से? व्हेन दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस देयर मीन्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और वही चीज, प्रोडक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। पहले खेती बाड़ी शुरू हुई, राइट, फिर लैंड डिवीजन शुरू हुआ, फिर प्रॉपर्टी आ गई, फिर क्लास डिवीजन शुरू हो गया, क्लास डिवीजन, ठीक है। एंड दैट्स हाउ हिस्ट्री इवॉल्व्ड विद टाइम। ओके, सो क्या बोलते हैं आपके जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स कि ह्यूमंस एनिमल से अलग इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं जो जानवर है उसमें भी दिमाग होता है, राइट, वो भी सोच सकता है, बट दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड एज कंपेयर टू आपका ह्यूमन। क्लियर? चलो, लाइफ डिटरमाइन द कॉन्शियसनेस। यस, प्लीज नोट इट डाउन। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या, आइडियोलॉजी क्या है? देखो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये पुअर इंसान है, इट इज ही इज पुअर, इसके पास पैसे नहीं है, और ये रिच इंसान है, ठीक है, ये रिच है, अमीर है ये, ठीक है, इसके बाल बाल लगाए थे, ठीक है, ये रिच है, ठीक है। अब एक गरीब इंसान है, इसको दिन का 200 रुपये वेज मिलता है दिहाड़ी, ठीक है। ये अमीर इंसान है, इसके पास करोड़ों रुपए हैं, 100 करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ों रुपए। तो देखो, इतने पैसे में ये अपना खाना भी बहुत मुश्किल से गुजारता है, तो पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं कर पाता, तो एजुकेशन भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब ये रिच इंसान है, ठीक है, अब काफी सारा पैसा है, तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, इसने एजुकेशन पा ली, ठीक है, इसकी हेल्थ भी सही है, अब ये काफी पढ़ता है, घूमता है, ये समझता है। तो आपको पता है किस तरीके से कि रिच इंसान और जो पुअर इंसान है, इन दोनों की थिंकिंग काफी अलग है, राइट। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिकॉज उसके बाद पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, तो उसकी थिंकिंग कहीं ना कहीं लिमिटेड है। वेयर एज द अदर पर्सन इज रिच, वो अमीर है, वो पढ़ा लिखा है, हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ है, ट्रेवल किया हुआ है, अलग अलग लोगों से मिलता है डेली बेसिस पे, उसकी थिंकिंग, उसके आइडियाज अलग तरीके से। तो यही बोलते हैं आपके मार्क्स कि आइडियाज नहीं बताते, आपका कॉन्शियसनेस नहीं बताता कि आपकी लाइफ कैसी होगी या आपकी लाइफ क्या है, बल्कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वो डिसाइड करते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या होगी, आपके आइडियाज क्या होंगे, आपके कॉन्शियसनेस क्या होंगे। सिंपल। क्लियर? सो द लाइफ, अगर आप अमीर हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग, उसके अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग होगी। अगर आप गरीब हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लिमिटेड रहोगे। सो जो थॉट है, बिलीफ है, रिलीजन है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है,
बल्कि आपकी कैसी जिंदगी है उस पर डिपेंड करता है। भूखे इंसान से पूछोगे अगर आप कि रिलीजन इंपॉर्टेंट है या खाना, वो क्या बोलेगा एट द एंड? जब बिल्कुल एंड पे आ जाएगा वो बोलेगा खाना, राइट? बिकॉज ये डिसाइड करता है आपकी लाइफ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है या आप कैसे सोचते हो। क्लियर? तो कॉन्शियसनेस डज नॉट डिटरमाइन योर लाइफ, बट लाइफ डिटरमाइंस योर कॉन्शियसनेस। क्लियर? दे ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटीरियल एंड इकोनॉमिक रियलिटी। ओके, रूलिंग क्लास। तो वही चीज देखो, आइडियाज क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट क्या सही है क्या गलत है, कौन डिसाइड करता है? वही लोग जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में पैसा है। और वो कौन है? वो आपकी रूलिंग क्लास है। ठीक है? और रूलिंग क्लास जो है वो आपकी कंट्रोल करती है मीडिया को, स्कूल्स को और कल्चर इंस्टीट्यूशंस को, और फंड करती है अच्छा खासा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, एक मीडिया हाउस है, ठीक है, एक रिच बंदा है, ठीक है, ही इज अ रिच पर्सन, एंड ये मानता है कैपिटलिज्म में, और बोलता है कि कैपिटलिज्म सही है, कैपिटलिज्म इज द बेस्ट, और बोलता है कि मीडिया मैं तुम्हें फंड कर रहा हूं, मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दे रहा हूं, ठीक है, स्कूल्स मैं तुम्हें फंड कर रहा हूं, मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दे रहा हूं, एंड ऐसे ही बाकी इंस्टीट्यूशन में भी वो फंड करता है, पैसे देता है और पूछता है अब मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप सर्वाइव कर रहे हो मेरी वजह से, तो एक काम करो मेरा कि हर जगह एक चीज ला दो कि कैपिटलिज्म इज द बेस्ट। अब जो बच्चा है वो पढ़ने आ रहा है स्कूल, वहां पे उसको सिखाया जा रहा है कैपिटलिज्म इज द बेस्ट। अब बच्चा न्यूज देख रहा है, वहां पे वो पढ़ रहा है कैपिटलिज्म इज द बेस्ट। अब वो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को देख रहा है, वहां पे भी उसको समझ में आ रहा है कैपिटलिज्म इज द बेस्ट। तो एट द एंड उसकी थिंकिंग ही बन जाएगी कि कैपिटलिज्म इज द बेस्ट। तो आइडियाज, नॉलेज, रिलीजन, ये सब कौन कंट्रोल करता है? जिसके पास पावर होती है, मनी होती है, द रूलिंग क्लास। तो आइडियाज और आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द आइडियाज ऑफ रूलिंग क्लास। क्लियर? ऑल्सो इसीलिए मार्क्स बात करते हैं द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, इनफैक्ट उसमें वो लिखते भी हैं, प्लीज पेपर लिख लो यार, पेपर में पूछेगा आपसे, ठीक है, स्पेशली दिस वन, ठीक है, पर्टिकुलरली कि ये किस बुक में उन्होंने बोला है, किस वर्क में उन्होंने मेंशन किया है, दैट कम्युनिज्म एक सोसाइटी होगी जहां पे कोई भी क्लास डिवीजन नहीं होगा, सब बराबर होंगे, जहां पे सिंपली इंसान मॉर्निंग में हंट करेगा, ठीक है, शिकार करेगा, आफ्टरनून में फिश खाएगा, और इवनिंग में अपने जो गाय भैंस बकरियां हैं, भेड़ बकरियां, उनको चराएगा, एक सिंपल लाइफ जिएगा, और खाने के बाद सबको क्रिटिसाइज करेगा। ठीक है, दैट इज अ कम्युनिज्म, दैट इज अ विजन ऑफ मार्क्स। क्लियर? चलो अब आता है क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। देखो अब ये क्या है, तो ये जो किताब है ये पर्टिकुलरली कार्ल मार्क्स ने क्यों लिखी? ये इसलिए लिखी क्योंकि उनको क्रिटिक करना था, किसको? प्राउडहन को। ठीक है, उनको अपनी खुन्नस निकालनी थी प्राउडहन से। अब कैसे? तो क्या हुआ, प्राउडहन ने एक वर्क लिखा, उनका वर्क का नाम था आपका फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, जहां वो समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में, सोसाइटी में इतनी गरीबी क्यों है, पॉवर्टी क्यों है। तो वो बात करते हैं कि जो आइडियाज हैं वो गलत है। ठीक है, सोसाइटी में कुछ इश्यूज हैं, अब उन इश्यूज को हम कैसे ठीक करेंगे? तो वो बोलते हैं कि हम अपने आइडियाज ठीक करेंगे और, ठीक है, एडजस्टमेंट्स करेंगे विद इन योर कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में रह के ही हम आइडियाज को चेंज करेंगे और एडजस्टमेंट्स लाएंगे, ताकि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका सिंपली प्राउडहन का कॉन्सेप्ट। क्लियर? कैसे ठीक करेंगे हम? सिंपली एक फेयर सिस्टम क्रिएट करेंगे ऑफ ट्रेड, जहां अपने आइडियाज बेटर करेंगे, जहां एडजस्टमेंट करेंगे, और विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम हम चीजों को बेहतर करेंगे। अब कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि नहीं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं आपके प्राउडहन को कि नहीं, प्राउडहन एक बेवकूफ इंसान है, वो फालतू बातें कर रहे हैं, इसलिए उनको क्रिटिसाइज करते हुए
कार्ल मार्क्स बुक लिखते हैं द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कि उनकी जो फिलॉसफी है वही पुअर है, ठीक है, वही गरीब है। क्यों? बिकॉज कार्ल मार्क्स सिंपली बोलते हैं कि सोसाइटी इज नॉट मेनली ड्रिवन ऑफ आइडियाज। सोसाइटी आइडियाज से नहीं चलती है, ठीक है, सोसाइटी चलती है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन से। जैसी इंसान की इकोनॉमिक कंडीशन होगी वैसे ही उसके आइडियाज होंगे, वैसे ही उसकी सोच होगी, ठीक है। तो एट द सेम टाइम आप कैपिटलिज्म को ठीक नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फिक्स कैपिटलिज्म। अगर हमें एक्चुअल चेंज लेके आना है तो हमें जड़ से कैपिटलिस्ट सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। तो ये बात करते हैं वो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में। क्लियर? पेपर में आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे यहां से, ठीक है। पहला, ये कब लिखा गया? 1847 में। सेकंड, इस बुक में कार्ल मार्क्स किसको क्रिटिसाइज करते हैं? प्राउडहन को। क्यों? प्राउडहन की बुक का नाम क्या है? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। एंड प्राउडहन उसमें बोलते हैं कि आइडियाज, ठीक है, अगर हम आइडियाज ठीक कर देंगे या कैपिटलिस्ट सिस्टम में चीजों को ठीक कर देंगे विद इन कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो अपने आप ही जो गरीबी है, पॉवर्टी है, खत्म हो जाएगी। बिकॉज एक फेयर सिस्टम हम क्रिएट कर लेंगे। बट कार्ल मार्क्स बोलते हैं नहीं, ये जो प्राउडहन है ये बेवकूफ है, ठीक है। एंड हमें अगर चीजों को ठीक करना है तो हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम को इटसेल्फ पूरे के पूरे को खत्म करना पड़ेगा। एक रिवॉल्यूशन चाहिए हमें। हमें रिफॉर्म नहीं करना है, हमें चीजों को फिक्स नहीं करना है, हमें चीजों को खत्म करना है। बिकॉज दुनिया आइडियाज पे नहीं चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन पे चल रही है। क्लियर? चलो क्वेश्चन, ओके, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क अबाउट एलिनेशन? देखो हमें पता है इसमें सी आंसर है। क्यों? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में वो एलिनेशन की बात करते ही नहीं है, वो सिंपली किसको क्रिटिसाइज करते हैं? क्रिटिसाइज आपके प्राउडहन को। उनकी बुक क्या है? फिलॉसफी ऑफ आपका पॉवर्टी, जहां वो समझाने की कोशिश करते हैं गाइस कि क्यों दुनिया में गरीबी है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम आइडियाज को ठीक कर देते हैं, अगर हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, किसमें? विद इन कैपिटलिस्ट सिस्टम में, तो अपने आप ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अब कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि नहीं, ये जो इंसान है ना ये बेवकूफ है, ये फालतू बातें कर रहा है, बिकॉज ऐसे चेंज कभी आएगा ही नहीं। तो क्रिटिसाइज करते हुए वो किताब लिखते हैं पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और बोलते हैं कि हमें कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर कोई चेंज नहीं लेके आना, हमें कोई फिक्स नहीं करना चीज को, हमें इसी को पूरा का पूरा खत्म कर देना है, तभी एक्चुअल चेंज आएगा। बिकॉज दुनिया आइडियाज पे नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंडीशन पे चलती है। क्लियर? आई होप इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा इस पे, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, तो ये काम एलियनेशन के बारे में नहीं हो सकता। तो यस, तो आंसर इसका सी आएगा, इट इज आस्किंग नॉट। बाकी गाइस पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, थीसिस ऑन फेरेबच एंड जर्मन आइडियोलॉजी, इन तीनों बुक्स में, इन तीनों वर्क में उन्होंने कहीं ना कहीं एलियनेशन की बात की है। क्लियर? चलो अब बात करते हैं उनका मोस्ट नोन वर्क, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कब लिखा गया? 1848 में, ठीक है। और ये को ऑथर किया है उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स ने, ठीक है। ये काफी पढ़ा हुआ नोन किताब है सोशलिज्म पे, ऑन सोशलिज्म, ठीक है। उसकी फेमस लाइन भी है, अ स्पेक्ट्रे इज हॉन्टिंग यूरोप, द स्पेक्ट्रे ऑफ कम्युनिज्म, वर्किंग मैन ऑफ द कंट्री यूनाइट। प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। ये स्टार्ट इससे होता है, ये जो बुक है, जो वर्क है, स्टार्ट इस लाइन से होता है और एंड इस लाइन से होता है कि किस तरीके से कैपिटलिज्म ने हॉन्ट कर रखा है यूरोप को, एक अनइक्वल सोसाइटी क्रिएट की हुई है जहां पे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो हमें कैसे उससे आगे बढ़ के कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करना है, और कैसे उसके लिए हमें रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। एंड रिवॉल्यूशन लाने के लिए जितने भी वर्कर्स हैं उनको यूनाइट होना पड़ेगा, उनको एक होना पड़ेगा, ताकि वो मिलके रिवॉल्यूशन ला पाए और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को जड़ से खत्म कर दें। क्लियर? इनफैक्ट इसी वर्क में वो मेंशन करते हैं
द हिस्ट्री ऑफ ऑल हेटेरो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। जितनी भी हिस्ट्री हमने देखी है वो कहीं ना कहीं क्लास स्ट्रगल ही है। जो भी लड़ाई है वो पैसों पर ही हुई है, ठीक है। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं रिच और पुअर पे डिवाइडेड है। तो पूरी हिस्ट्री, जितना भी स्ट्रगल है हिस्ट्री में, वो रिच और पुअर के बीच ही रहा है। इट इज ऑल अबाउट क्लास स्ट्रगल, ठीक है। तो प्लीज लिख लीजिए पहली चीज, ये कब पब्लिश हुई, 1848 में लिखी गई, ठीक है। उसके बाद इसकी स्टार्टिंग की लाइन क्या है, A spectre is haunting Europe, the spectre of communism। और कैसे वो क्लोज होती है, कैसे वो एंड होती है किताब, वर्किंग मैन ऑफ ऑल कंट्रीज यूनाइट। ऑल्सो उसका सेंट्रल उसका थीसिस क्या है, या किस बुक में, किस वर्क में उन्होंने ये मेंशन किया है, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटेरेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। तो आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्लियर। चलिए अब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो बात करते हैं सिंपली कि किस तरीके से सोसाइटी में डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से हिस्ट्री इवॉल्व होती है। बट अगेन उसमें भी आपका क्लास डिवीजन देखा गया कि पहले के टाइम पे था हमारा फ्यूडल सोसाइटी, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और सर्फ थे, ठीक है। अब धीरे करके उन्हीं लैंडलॉर्ड्स ने, उन्हीं लोगों ने ट्रेड शुरू कर दिया, ठीक है। मर्चेंट्स आ गए, फिर धीरे करके आपके इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए। अब चीजें चेंज हो गई, जहां पे, ठीक है, हम हाथ से अब काम करते थे, अब मशीन से आ गई। तो धीरे करके टाइम के साथ आपका फ्यूडल सिस्टम खत्म हो गया, बिकॉज इसको हमने वीक मानना शुरू कर दिया। अब फिर शुरुआत होती है आपकी राइज ऑफ बुर्जुआ क्लास, जहां पे ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, वो आते हैं। उसके बाद अगेन इशू आता है, ठीक है, फ्यूडलिज्म में भी, मतलब आपका ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट में भी। फिर धीरे करके आपका कैपिटलिज्म क्रिएट होता है, ठीक है, जो क्रिएट करता है आपका प्रोलेटरेट क्लास, मतलब वर्किंग क्लास। तो कैसे विद इन क्लासेस चीजें वीक हो रही हैं और नई चीजें डेवलप हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। बट अगेन पूरी हिस्ट्री में देखा गया क्या है, एक सेम चीज, दैट इज योर क्लास स्ट्रगल। एक ये चीज है जो हमेशा कांस्टेंट रही है पूरी हिस्ट्री में। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑल्सो। अब जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ना, वो 4 पार्ट्स में, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये पेपर में पूछता है गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट सेक्शन बात करता है आपका बुर्जुआ एंड प्रोलेटरेट्स के बारे में, एक्सप्लेन करता है किस तरीके से जो हिस्ट्री है वो मटेरियल पे बेस्ड है, किस तरीके से बुर्जुआ क्लास का राइज होता है, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से प्रोलेटरेट क्लास इमर्ज होती है एंड क्लास स्ट्रगल शुरू होता है, ओके। फिर आता है आपका सेकेंड सेक्शन प्रोलेटेरियंस एंड कम्युनिस्ट, जहां पे वो बात करते हैं कि हमें बुर्जुआ की जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको खत्म करना पड़ेगा। एंड उसी में वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपना 10 पॉइंट प्रोग्राम, जहां पे हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लेके आएंगे, जो इनहेरिटेंस है उसको अबॉलिश करेंगे, और स्टेट कंट्रोल करेगा क्रेडिट को, ट्रांसपोर्ट को, और फ्री पब्लिक एजुकेशन को, ठीक है। फिर थर्ड में वो बात करते हैं सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लिटरेचर की, जहां वो बात करते हैं किस तरीके से जो सोशलिस्ट थॉट प्रोसेस है या जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं किस तरीके से वो गलत हैं, उनको क्रिटिक करते हैं। वो बोलते हैं कि वो सोशलिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं है, ठीक है। सोशलिज्म लैक्स, जो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, दे लैक साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कि चीजों को एक्चुअली कैसे ठीक करेंगे। बिकॉज जो भी आपके सोशलिस्ट थे मोस्टली, ठीक है, वो हमेशा मानते थे कि हम रिफॉर्म लेके आएंगे धीरे धीरे करके विद इन कैपिटलिज्म और चीजों को ठीक करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स इट इज नॉट द राइट वे टू गेट थिंग्स बेटर। ये सही तरीका नहीं है चीजों को बेहतर करने का, क्योंकि उनके लिए अगर एक्चुअल चेंज लेके आना है तो हमें पूरा का पूरा सिस्टम खत्म करना पड़ेगा, अबॉलिश करना पड़ेगा। वी नीड रिवॉल्यूशन, वी डोंट नीड रिफॉर्म्स, वी नीड रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। क्लियर। ऑल्सो वो बात करते हैं, वो अलायंस बनाते हैं अदर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के साथ, ताकि जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी को एकजुट ला सकें, वो यूनाइट कर सकें, ठीक है। तो ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। आपको पता होना चाहिए इन चारों सेक्शंस के बारे में।
क्लियर? चलो क्वेश्चन, इन विच टेक्स्ट आर ओपनिंग फ्रेजेस अ स्पेक्टर इज हॉन्टिंग यूरोप? सिंपल, आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखी गई? 1848 में। क्लियर? आपका पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट कब लिखी गई? 1844 में। क्लियर? ये पता होनी चाहिए ये बुक्स आपको, ठीक है। इन विच मार्क्स राइटिंग्स इट इज सेड द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरटू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल? आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखी गई? सिंपल, 1848 में। क्लियर? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए गाइस। चलिए क्वेश्चन अगेन, कब लिखी गई? 1848 में, वी नो दैट। ओके, अच्छा, मार्क्स का जो थ्योरी ऑफ स्टेट एंड रिवॉल्यूशन है, ये किससे लिया गया? देखो, जो मार्क्स है ना, वो इंस्पायर्ड है तीनों चीजों से, ठीक है। जर्मन से भी, ठीक है, जहां से उन्होंने डायलेक्टेड मेथड लिया, मेथड, ठीक है, ताकि अगर दो चीज टकराएंगे, ठीक है, पर रिच है पुअर है, अगर ये दो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तभी जाके रिवॉल्यूशन आएगा और एक नई सोसाइटी स्टैब्लिश हो पाएगी। तो हमेशा जो थर्ड चीज आती है, जो नया चेंज आता है, वो दो चीजों के टकराव से आता है, ठीक है। अगर आप डिबेट कर रहे हो कोई चीज पे, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि हमें ऑफलाइन मार्केटिंग करनी चाहिए, तब सामान ज्यादा बिकेगा। वो बोल रहा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग करो, सामान ज्यादा बिकेगा। अब ये दोनों डिबेट कर रहे हैं, डिबेट करके हमें समझ में आया थर्ड आइडिया, एक काम करते हैं, दोनों को यूज करते हैं ताकि प्रॉफिट बेटर हो जाएगा। तो सिंपल, कोई भी सॉल्यूशन डिबेट से बात करके आता है, ठीक है, दैट इज योर डायलेक्टिक मेथड। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। क्लियर? दैट इज योर डायलेक्टिक मेथड। ओके, चलो, जर्मनी से हमने वो लिया, जर्मन से, ठीक है। फ्रेंच से हमने लिया द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन। अमेरिका से समझा हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम कैसे काम करता है, तो हमने सभी से लिया है, ठीक है। ऑल्सो ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी से हमने समझा, जो एडम स्मिथ हैं, डेविड रिकार्डियो हैं, दे वर ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी, उनसे भी हमने सीखा है किस तरीके से थ्योरी ऑफ वैल्यू प्लस वैल्यू वर्क करती है, राइट। ऑल्सो जो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है कहां से लिया गया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्लियर? इजी क्वेश्चन। और कहां पे मेंशन्ड है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कब लिखी गई? अगेन 1848। चलिए अब बात करते हैं आपका द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो कोई ये ऐसा वर्क है जहां पे फॉर्मली उन्होंने पहली बार कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म के बारे में लिखा, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट फॉर्मल वर्क ऑफ मार्क्स वेयर ही मेंशन्ड अबाउट हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, ठीक है। जर्मन आइडियोलॉजी में उन्होंने बात किया था मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री का, कि किस तरीके से जो हिस्ट्री है इट इज बेस्ड ऑन मैटर, मटेरियलिज्म, इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। शुरुआत वहां से की थी, बट फॉर्मली उन्होंने यूज किया यहां पे। ऑल्सो इसी में वो बात करते हैं अपने प्रीफेस में, स्टार्टिंग में ही जो वर्क है उसमें बात करते हैं बेस और सुपर स्ट्रक्चर की, किस तरीके से इकोनॉमिक बेस होता है, ठीक है, जहां पे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्लास ओनरशिप, ठीक है, किसके हाथ में प्रोडक्शन है। अब जिसके हाथ में प्रोडक्शन है वो इंसान अमीर है, जो इंसान फैक्ट्री को ओन करता है वो अमीर है, ठीक है। अब उसका पैसा है, पावर है, मनी है, ठीक है, तो वो आपके लीगल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, राइट। एंड उसके उसके अकॉर्डिंग आपके जो कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी है वो डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है? इकोनॉमिक बेस पे। सिंपल, जिसके हाथ में पैसा है वही डिसाइड कर रहा है क्या सही है क्या गलत है, वही कंट्रोल कर रहा है सारे इंस्टीट्यूशंस आपके। whoever has money is controlling your superstructure, जिसके पास पैसा है वो कंट्रोल कर रहा है आपका सुपर स्ट्रक्चर। सिंपल, ठीक है। और इसी वर्क में उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन, कि ये लाइन कहां पे मेंशन की गई थी। इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन दैट डिटरमाइंस देयर बीइंग बट द सोशल बीइंग दैट डिटरमाइंस देयर कॉन्शियसनेस। मतलब
ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग, आपका दिमाग नहीं है जो आपकी लाइफ के बारे में बताता है, बट आपकी लाइफ क्या है। अगर आपकी लाइफ अच्छी है, इकोनॉमिकली आप अच्छा कर रहे हो, आप अमीर हो, तो आपके आइडियाज भी उसके अकॉर्डिंग होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उसके अकॉर्डिंग होगी। बट आप गरीब हो तो आपके आइडियाज उतने ही लिमिटेड होंगे। तो ये आपकी लाइफ, ठीक है, सोशल बीइंग, किस तरीके से आप रह रहे हो, ठीक है, वो डिसाइड करता है क्या आप सोचते हो, क्या आप करते हो, योर कॉन्शियसनेस। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन, इट इज अ PYQ, ठीक है, पेपर में पूछेगा, ठीक है, किसका वर्क है, किस वर्क में ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट इससे स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन। इंसान की अंडरस्टैंडिंग, इंसान की सोच नहीं बताती उसके लाइफ के बारे में, बल्कि उसकी लाइफ बताती है उसके सोच के बारे में, उसके कॉन्शियसनेस के बारे में। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो यही वो बात करते हैं सोशल रिवॉल्यूशन के बारे में भी, ठीक है, कि कैसे चीजें चेंज होती हैं। ओके, ऑल्सो इसी वर्क में वो बात करते हैं आपके स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री की, जहां पे वो देते हैं 4 स्टेजेस, एशियाटिक, एशियंट, फ्यूडल और कैपिटलिस्ट। कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी भी एक चीज कॉमन है, दैट इज योर क्लास स्ट्रगल। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 4 स्टेजेस के आ रहे हैं, वो बात करते हैं। व्हाट आर द 4 स्टेजेस Marx talks about in his work A Contribution to the Critique of Political Economy, that is Asiatic, Ancient, Feudal and Capitalist. Clear? चलिए, Who wrote Contribution to the Critique of Political Economy? आपके कार्ल मार्क्स। क्लियर? चलो, अब पढ़ते हैं आपका दास कैपिटल। तो वो दास कैपिटल में उन्होंने सिंपली बात की है आपके सरप्लस वैल्यू की, ठीक है, कि किस तरीके से वही वर्कर्स ने काम किया, मेहनत की, उसको हम 50 रुपए दे दिए, अब उसी सामान को आप 1000 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो वो आप कमा रहे हो उसको आप दे ही नहीं रहे हो। आप उससे पूरे दिन काम करा के 50 रुपए दे रहे हो उसको, एंड यू आर मेकिंग 1000 रुपीज आउट ऑफ इट। तो आप उसकी मेहनत से बहुत ही कम उसको दे रहे हो, और जो मेहनत का एक्स्ट्रा हिस्सा है वो आप खुद ही रख रहे हो, दैट इज योर सरप्लस वैल्यू, ठीक है। ऑल्सो जो आपके मार्क्स के प्रिफेस है स्टार्टिंग में दास कैपिटल के, वो लिखते हैं alongside of modern evils a whole series of inherited evils oppresses us, arising from the passive survival of antiquated mode of production with their inevitable train of social and political आपका anachronisms. We suffer not only from the living but from the dead. ठीक है, ये प्लीज लिख लीजिए, पेपर में पूछ सकता है आपसे ये प्रिफेस, ये लाइन उन्होंने किस बुक में लिखी गई। इसका सिंपली मतलब है किस तरीके से विद टाइम जो आपके वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है, वो लिटरली अपनी लाइफ जी ही नहीं पाते। ओके, और ये सोचा समझा ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका शोषण होता है एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रॉफिट मेकिंग कब होती है? जब आप सिंपली वर्कों को एक्सप्लॉइट करते हो, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। क्लियर? चलो, अब आते हैं उनके कुछ और वर्क्स में। 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्टे, जहां वो बात करते हैं आपकी रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट की, ठीक है, मतलब कि यस, मार्क्स बोलते थे कि जो स्टेट है ये टूल है किसका? कैपिटलिस्ट क्लास का, आपके रिच पीपल का, ठीक है। बट इस बुक में वो बोलते हैं कि नहीं, हमेशा जो कैपिटलिस्ट क्लास है वही कंट्रोल नहीं करती स्टेट को, गवर्नमेंट को, बल्कि स्टेट के पास कभी कभी खुद की ऑटोनॉमी होती है, जहां वो अपने डिसीजन खुद लेती है विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। क्यों लेती है? बिकॉज स्टेट को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि अगर वो सिर्फ कैपिटलिस्ट लोगों के लिए सोचेंगे तो कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा, इनफैक्ट लोग उन पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। इसलिए कई बार जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वेलफेयर पॉलिसीज लेके आती है, ठीक है, जहां आपको सब्सिडीज दे गई, सब्सिडीज दे दी, ठीक है, आपको कैश मिल गया थोड़ा बहुत, आपको राशन प्रोवाइड कर दिया, ताकि जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो जाए। तो दैट इज अ रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट कि यस, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है,
वो टूल है अमीर लोगों का, ठीक, खिलौना है। बट कई बार स्टेट और गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की आज़ादी भी होती है, एक रिलेटिव ऑटोनॉमी भी होती है, जहां वो लोगों के लिए काम भी करती है थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, ताकि लोग जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ ना हो जाएं और गवर्नमेंट पे अपना ट्रस्ट नहीं खो दें। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। ओके, उसके बाद वो लिखते हैं द सिविल वॉर इन फ्रांस, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे वो बात के पैम्पलेट है ये, ठीक है, जहां वो बात करते हैं पेरिस कम्यून की, पहला वर्किंग क्लास गवर्नमेंट इन हिस्ट्री, फर्स्ट वर्किंग क्लास गवर्नमेंट इन हिस्ट्री, नोट इट डाउन। क्लियर? चलो, रिलेटिव ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट उन्होंने किस में दिया हमें पता है, देखो इसमें तो दिया हुआ है 18 ब्रूमेर, ठीक है, बट इसमें पूछ रहा है कि हमें 3 चुनने हैं इसमें, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें उन्होंने खाली मेनली जो मेन है वो आपका एलियनेशन है, राइट। तो ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो डी नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं, आंसर सी है, सिंपल। सिविल वॉर इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस एंड आपका 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्टे में उन्होंने रिलेटिव ऑटोनॉमी का जिक्र किया है, ठीक है। बट अगर कोई एक बुक पूछता है, ओनली वन बुक, तो आंसर आपका 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्टे आएगा। क्लियर? क्लियर गाइस? चलिए, अब उनका लास्ट वर्क, वन ऑफ द लास्ट वर्क्स है उनका, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, खत्म होने वाले लेक्चर, डोंट वरी, ठीक है। ये लास्ट वर्क है जहां वो बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म तक जाएंगे, ठीक है। पहले वो जितने भी वर्कर्स हैं वो एक साथ आएंगे, वो रिवॉल्यूशन लेके आएंगे अगेंस्ट कैपिटलिज्म और अपना एक सिस्टम, अपनी डिक्टेटरशिप क्रिएट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम बढ़ेंगे आगे सोशलिज्म की तरफ, ताकि स्टेट के हाथ में कंट्रोल होगा, राइट, बट जो अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा, ताकि जो अमीर और गरीब है वो सेम लेवल पे आ जाए, राइट। उसके बाद जब हमें समझ में आ गया है कि जो इनइक्वालिटी थी वो खत्म हो गई है और नियरली खत्म हो गई है, उसके बाद हम स्टेट को भी हटा देंगे, गवर्नमेंट को भी हटा देंगे और क्लासलेस रहेंगे, जहां अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इंसान काम करेगा, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। क्लियर? चलो, अब ये प्रॉपर क्रोनोलॉजी है कार्ल मार्क्स के वर्क्स का। तो हमने पढ़ा था, देखो पहला वर्क हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, उसके बाद क्रिटिक ऑफ हीगल, देन ऑन द जूइश क्वेश्चन, देन जो नोट्स ऑन जेम्स मिल, राइट, एंड देन इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद आता है होली फैमिली, थीसिस ऑन फ्रेबच, जर्मन आइडियोलॉजी, पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, वेज एंड लेबर, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ठीक है। याद रखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के जो लास्ट 5 वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स कौन से हैं और फर्स्ट 5 वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स कौन से हैं, ठीक है। यू शुड नो दैट। बाकी इसको रोज देखोगे, रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, बाकी एक ट्रिक याद करते हैं, रुको पहले ये सॉल्व करते हैं, रुको, ठीक है। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स, एलियनेशन, अब पता है आपको, राइट। दास कैपिटल आपका हमें पता है सरप्लस वैल्यू है, हमें पता है 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्टे में उन्होंने मेंशन किया है रिलेटिव ऑटोनॉमी एंड देन क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट। किस तरीके से कैपिटलिज्म से हम लोग जाएंगे किसकी तरफ, कम्युनिज्म की तरफ, ये ट्रांजिशन उन्होंने इसमें बताया हुआ है। क्लियर? ऑल्सो ये उनका लास्ट वर्क है, इट इज वन ऑफ द लास्ट वर्क। तो बिना ऑप्शन के भी हमने सॉल्व कर लिया अब। क्लियर? और एक कब लिखा हुआ था पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, 1844। क्लियर? एंड इट इज अ मोर ह्यूमन पर्सपेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका एक ट्रिक है, ठीक है, याद करते हैं, ठीक है। याद रखो, एक हीरो टीचर घर पर कम्युनिज्म लाया, ठीक है। एक हीरो टीचर घर पर कम्युनिज्म लाया, अब कैसे याद रखोगे इसको, ठीक है। एक हीरो, ठीक है, टीचर घर पर कम्युनिज्म
ठीक है, लाया। क्लियर? अब एक से क्या याद रखोगे आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, उसके बाद ही आपका आता है होली फैमिली, एच से होली फैमिली, जहां वो क्रिटिसाइज करते हैं आपके सिंपली यंग हीगलियंस को। ठीक है, टीचर से, टी से आता है आपको थीसिस। ठीक है, थीसिस ऑन फेरियोरबच। ओके, उसके बाद घर से, जी से आता है आपको जर्मन आइडियोलॉजी, एंड देन पी से पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, जिसमें उन्होंने प्राउडहन को क्रिटिसाइज किया था, एंड देन कम्युनिज्म से सिंपली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कब लिखी गई? 1848 में। ठीक है, सो एक हीरो टीचर घर पर कम्युनिज्म आया, एक से इकोनॉमिक फिलोसफिकल पहले आया, हीरो से होली आपकी फैमिली लिखा गया, टी से थीसिस ऑन फेरिबच, घर से जर्मन आइडियोलॉजी, पर का पी से पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, एंड कम्युनिज्म का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। खाली अगर आपको ये भी याद है ना तो आप मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ओके, देखो इसमें हमें पता है, ओके देखो थीसिस ऑन फेरिबच सबसे पहले आया इसमें, राइट? तो ये पहले आएगा, थर्ड पहले आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, आंसर सिंपल सी है। क्लियर? कब लिखी गई ये? 1848 में। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो एक हीरो टीचर घर पर कम्युनिज्म लाया, ऑल्सो एक चीज और, उनकी कुछ लास्ट बुक्स थी लाइक दास कैपिटल, ठीक है, सिविल वॉर इन फ्रांस, एंड आपका क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। ये उन्होंने बिल्कुल आखिर में लिखी है, लास्ट में, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, ये लिख लो। क्लियर? चलो, अब अगेन एक हीरो टीचर घर पर कम्युनिज्म लाया, राइट? ई से तो आपका इकोनॉमिक है, तो इसमें है नहीं है, चलो। एच से होली फैमिली है, राइट? तो डी सबसे पहले आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, चलो। टी से आपका थीसिस ऑन फेरिबच, ये है नहीं है। जी से आपका आता है, रुको, जी से आता है आपका सिंपली जर्मन आइडियोलॉजी। ठीक है, जर्मन आइडियोलॉजी, वो है नहीं है, चलो। पी से आपका आता है पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, है क्या इसमें? बी। तो डी के बाद, ओके हाँ, डी के बाद बी आएगा आपका। ठीक है, क्या उसके बाद कम्युनिज्म लास्ट बाद में आ रहा है, जर्मन आइडियोलॉजी के बाद? यस। और पोवर्टी ऑफ फिलोसफी बाद में आ रहा है, राइट? तो आंसर क्या आएगा? सिंपली ये। सॉल्व कर लिया। एक हीरो टीचर घर पर कम्युनिज्म लाया, सिंपल। एक से ई से इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, एच से आपका सिंपली होली फैमिली, टी से टीचर का थीसिस ऑन फेरिबच, घर से जी का जर्मन आइडियोलॉजी, पर से पी का पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, एंड कम्युनिज्म से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा गया 1848 में। ओके, चलो क्वेश्चन देखो, हमें पता है कि लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखा गया दास कैपिटल, ठीक है, सिविल वॉर इन फ्रांस, एंड आपका क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, ये लास्ट में लिखा गया, उसी लास्ट में आएगा। असेंडिंग है ना, तो हाँ ये तो होना चाहिए। चलो रुको, यही करते हैं आपको, एक हीरो, ठीक है, टीचर घर पर कम्युनिज्म लाया, ठीक है, ई से आता है आपका इकोनॉमिक, तो डी सबसे पहले आएगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर 4 है, सिंपल। ठीक है, इसी से आपके मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं, राइट? ओके, दास कैपिटल का जो आपका लास्ट वॉल्यूम है वो बाद में निकला होगा, ठीक है, इसलिए आंसर है, बट हमें पता है सबसे पहले ये लिखा गया है, एंड इट इज आस्किंग असेंडिंग ऑर्डर। आंसर क्या होगा? सिंपली 4। चलिए क्वेश्चन अगेन देखो, वही आपको रखो, एक ई से एक हीरो टीचर, ठीक है, आपका घर पर कम्युनिज्म लाया, ठीक है, ई से है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल, नहीं है, होली फैमिली है ए, तो ए पहले आएगा, तो ये भी नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, चलो होली फैमिली ए से पहले आएगा, ठीक है,
टी से थीसिस ऑन फेरेबच है क्या? नहीं है, चलो कोई नहीं। जी से आता है जर्मन आइडियोलॉजी, है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। पोवर्टी ऑफ फिलोसफी है उसके बाद, सी आएगा उसके बाद, ए के बाद सी आएगा, ठीक है। ओके, कम्युनिज्म नहीं, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बाद में आया उसके बाद भी, ठीक है। ऑल्सो आपका आता है ना वैल्यू प्राइस प्रॉफिट, उसके बाद दास कैपिटल, उसके बाद क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम एंड उसके बाद सिविल वॉर इन फ्रांस, एंड देन क्रिटिक ऑफ आपका गोथा प्रोग्राम आता है, तो ये भी लास्ट में आएगा, डी लास्ट में आएगा। आंसर सिंपल बचता है आपका ये वाला, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? सबसे पहले होली फैमिली लिखी गई आपकी, देन आपका लिखा गया पोवर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है। उसी के बाद आपका लिखा गया क्रिटिक, ओके। देखो देखने एक बार, हाँ उसके बाद ही लिखा गया आपको क्रिटिक वाला, ठीक है, जहां हमने पढ़ा था किस तरीके से कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस नॉट बट आपकी लाइफ डिसाइड करती है आपका कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस लाइफ को बताता नहीं है, डिटरमाइन नहीं करता है आपका लाइफ और बीइंग, बट लाइफ बताती है आपका क्या कॉन्शियसनेस है, क्या थिंकिंग प्रोसेस वगैरह है, ठीक है। तो ये भी हमने क्रिटिक में पढ़ा था। क्लियर? आपका आंसर सिंपली सॉल्व हो रहा है, एक हीरो टीचर घर पर कम्युनिज्म लाया, ठीक है, सिंपल हमने उसी से सॉल्व किया है, ओके। बाकी स्टार्टिंग के 5 लास्ट के 5 आप हमेशा रिवाइज करो, एक बार पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ के जाना, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, आपको पता है कि स्टार्टिंग वाले हैं और ये लास्ट आपके 5 क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए लास्ट 5, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कीप ऑन रिवाइजिंग गाइस। बाकी एक मिनट और यार, अगर आपको अच्छा लगता है दैट हाउ वी टीच, अगर आपको समझ में आता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, राइट, तो प्लीज डू चेक आउट द वेबसाइट। आप सिंपली सर्च करोगे गूगल पे पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, आपको पहले पे ही मिल जाएगा, राइट। क्लिक करो उसको एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीयूटी पीजी, यूजीसी नेट, सीयूटी यूजी, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। अगर आप क्लिक करोगे यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, और ये सारा जो कंटेंट है गाइस, ये सारा जेआरएफ क्वालिफाइड स्कॉलर्स ने बनाया है मिलके। इनफैक्ट अभी ऑफर भी चल रहा है 70% ऑफ, ठीक है। नोट्स, वीडियो लेसन्स, मॉक टेस्ट, सिलेबस, ठीक है। ये मॉक टेस्ट है, क्लिक करोगे मॉक टेस्ट पे आप, तो इस पूरे कोर्स के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रॉपर सीरीज, जहां पे आपको फ्री एक्सेस मिलेगा कुछ सेट्स का जो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ये सारे सेक्शनल टेस्ट हैं, इंडियन पॉलिटी, फॉरेन पॉलिसी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, आईईआर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सो हर यूनिट कंप्लीट करने के बाद आप इनको सॉल्व करो, और ये सारे पीवाईक्यूज है जो हमने अरेंज किए हैं आपके सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज। उसके बाद आप एडवांस लेवल टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप मेक श्योर करो कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपकी स्पीड अच्छे से हो, और आप इस बार एग्जाम में जेआरएफ लेके आओ। एंड देन एनसीईआरटी मॉक टेस्ट भी है, बिकॉज अगर आप देखोगे 12th की एनसीईआरटीज तो काफी सारे क्वेश्चंस उसके साइड कॉलम से आते हैं, उसके डेटा से आते हैं। तो एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज एनसीईआरटीज जरूर पढ़ना 12th क्लास की, ठीक है। बाकी शॉर्ट क्विजेज हैं क्रोनोलॉजीज पे, अमेंडमेंट्स पे, बिकॉज इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड ये भी पीवाईक्यूज है गाइस, ठीक है। तो ये आपको विद इन द बैच मिलेगा। ऑल्सो अगेन अगर आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो ये सारे आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमारी पहली यूनिट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप आराम से आओ, पढ़ो इसको, ठीक है। डिटेल में आपको यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा, जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, वो सारा कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। क्लियर? देखो काली पुलिस का कहाँ मेंशन किया गया? रिपब्लिक में। रिपब्लिक ऑफ प्लेटो किसने बोला एजुकेशन है? रूसो ने, ठीक है। मैग्निफिसेंट नॉक्टर्नल काउंसिल कहाँ पे मेंशन्ड है? लॉज में। ये सब मेंशन है आपके वेबसाइट पे, ठीक है। आप अगेन क्लिक करो, अगेन यूजीसी नेट को आप, ये आपका वीडियो लेसन है, पूरा बैच कवर्ड है, ठीक है। ये फ्री लेक्चर्स हैं आपके, ठीक है। प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली पे ये आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आगे जाके आप एक कोर्स ले सकते हो। आप कोर्स सॉल्व कर रहे हो, राइट, आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, लेक्चर देखा,
एंड उसी से लेक्चर से रिलेटेड जितने भी प्लेटो से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है 2009 से लेकर 2026 तक के, इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, सीयूटी, पीजी, एमए एंट्रेंसेस लाइक जामिया, जेएनयू, डीयू, ईटीसी, आपको सारे क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे इन दिस टेस्ट। तो आपको एक भी पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अलग से, बिकॉज हम आपको हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का सॉल्व करा रहे हैं विद दिस टेस्ट। आपको प्लेटो पे ही 50 पीवाईक्यूज दिखेंगे इस टेस्ट में। हर टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड है और उसमें सारे पीवाईक्यूज कवर्ड है गाइस, सारे के सारे, नॉट सिंगल लेफ्ट, कोई भी एक भी छोड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आराम से, राइट। ऑल्सो अगर आपको अगेन वीडियो लेसन्स, नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, बाकी अगर आपको पीवाईक्यूज भी देखने हैं तो आप सिंपली क्लिक करो पीवाईक्यूज पे। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, आप सिंपली क्लिक करो यहाँ पे, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक यूजीसी नेट, क्लिक किया, आपको यहाँ पे सारे के सारे पेपर्स, उनकी आंसर कीज ऑफिशियल मिल गई। बट ऑल्सो गाइज कई बार अगर आप देखोगे 2015 या 16, 14 के जो आपके आंसर कीज है वो अपडेटेड नहीं होती, तो कई बार आंसर कीज गलत हो सकती है। तो जहां भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज रिसर्च करो, चेक करो, ठीक है, ऑफिशियल सोर्सेस को देखो एंड देन आंसर कंफर्म करो अपना। ठीक है, बाकी देखो, दीज आर द बैचेस यू कैन एनरोल। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ विक्ट्री बैच लाइव है, सीयूटी पीजी स्टेट पीएससी का हम सून लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, बाकी सीयूटी यूजी टेस्ट सीरीज है। अगर आप कोई भी बैच नहीं खरीद रहे हो, अगर आपको लगता है प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, अगर आप खाली आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, बट अगर आप कोई भी बैच ले रहे हो उसके अंदर टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं यार, जो एग्जाम बच्चों ने क्लियर किया हुआ है। ठीक है, काफी बच्चों का इंटरव्यू आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जानवी खुबानी है आपके, ठीक है, सावन चंदा सर है, दिसंबर जी आ रहे हैं, हर्षिता सिंह, ठीक है, सुनैना साबत, जून 25, इनका इंटरव्यू भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, हमने क्लिक किया यहाँ पे यूजीसी नेट पे, आप क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, दिस इज अबाउट योर मेंटर, दिस इज अबाउट मी, आई टीच। ठीक है, आई हैव क्लियर्ड सीयूटीपीजी, यूजीसी नेट जीआरएफ, यूपीएससी सीडीएस, एफकेट, ऑल्सो एज अ कंटेंट राइटर एडिटर मैं काम कर चुकी हूँ विद वेरियस आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सो यूजिंग माई अंडरस्टैंडिंग नॉलेज आई एम टीचिंग हियर। क्लियर, दीज आर द प्लान्स गाइस, स्प्रिंट, अचीवर एंड जीआरएफ फोकस। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको खाली नोट्स चाहिए ताकि आपका फैक्चुअल जो नीड है इंफॉर्मेशन की वो आपकी पूरी हो जाए और टेस्ट सीरीज हो, तो आप ले सकते हो स्प्रिंट। बट अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, 1-on-1 मेंटरशिप विद जेआरएफ क्वालिफाइड स्कॉलर्स, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे ऑन व्हाट्सएप। आप कभी भी उनको मैसेज कर सकते हो, चाहे तो कॉल भी शेड्यूल कर सकते हो, दे विल गाइड यू। वो आपको वीकली प्लान्स बना के देंगे और आपकी हर क्वेरी का सॉल्यूशन आपको देंगे कि प्रिपेयर कैसे करना है। बिकॉज इतने सारे रिसोर्सेज है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, लोगों को नहीं पता होता, इसलिए उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। इसलिए हमने हर बच्चे को एक मेंटर दिया हुआ है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके टू क्लियर देयर एग्जाम्स। ठीक है, और सारे मेंटर्स जेआरएफ क्वालिफाइड है। ठीक है, तो दे आर टेलिंग यू एवरीथिंग, दे आर गाइडिंग यू विद देयर ओन एक्सपीरियंस। ऑल्सो सारे नोट्स, सारे वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सेट्स, यस, एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे इन द ड्राइव लिंक टू कंप्लीट एवरीथिंग। ऑल्सो पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कर सकते हो मैसेज, टीम विल रिप्लाई, आई विल रिप्लाई। ठीक है, बाकी एक्सेस टू टेलीग्राम ग्रुप्स, डेली टारगेट्स, प्रॉपर फुल टेस्ट सीरीज जो आपको दिखाई गई है अभी, सेक्शनल टेस्ट, आपका प्रैक्टिस सेट्स, क्विक प्रैक्टिस सेट्स, सब आपको वहां मिल जाएगा, प्लस पीवाईक्यूज टू मेक श्योर कि आप एग्जाम क्लियर करो। ठीक है, बाकी जेआरएफ फोकस में आपके 2 फीचर एक्स्ट्रा हैं गाइस, कि अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर पीएचडी इंटरव्यू, तो उसके लिए हम 2 लाइव सेशन लेंगे ताकि आप कैसे प्रपोजल बनाओगे और कैसे पीएचडी इंटरव्यू को काउंटर करोगे, टारगेट करोगे। बिकॉज जेआरएफ निकल जाता है लोगों का, लेकिन पीएचडी इंटरव्यू निकालना जेएनयू और ड्यू के लिए काफी मुश्किल होता है, तो लोगों को नहीं समझ में आता कि कैसे प्रिपेयर करें। उसके लिए भी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, ऑल्सो जो प्राइसेस है गाइस, दीज आर द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस एनीवेयर।
आप कहीं भी चेक करोगे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है। आई मेड श्योर कि आपके लिए एजुकेशन आपका चॉइस हो यार, आपका राइट है, और आपके लिए महंगे कोर्सेज मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। लोग 6-6 महीने के कोर्सेज लिटरली 7-7, 10-10 थाउजेंड में, 20-20 थाउजेंड में बेच रहे हैं। प्लीज डोंट बाय दैट, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग 2 यूनिट्स फ्री हैं, आप गो थ्रू करो, समझो, अगर आपको अच्छा लगता है यू कैन एनरोल, ओके। बाकी उस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप कोड चल रहा है समझ यार पक्का, यू कैन यूज दैट, क्लियर। आई होप आपको ये वेबसाइट अच्छी लगी हो यार, ठीक है। इसका एम सिंपल था कि पॉलिटिकल साइंस काफी बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब चीज आपको अंडर वन रूफ, अंडर वन प्लेटफॉर्म लाई जाए, ताकि आपके लिए कंफ्यूजन, कियोस खत्म हो जाए एंड आपको क्लैरिटी मिले कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, एंड आपकी सारी नीड्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाए, देन दैट इज योर पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, क्लियर। चलो अब लेट्स गो बैक टू द आपका क्वेश्चंस। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स। तो हमें पता है जर्मन आइडियोलॉजी है, क्रिटिक ऑफ गॉथा प्रोग्राम है, ये वन ऑफ द लास्ट बुक है उनकी, ठीक है ना, लास्ट बुक। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है, कब लिखी गई, 1944 पे, ठीक है, 1844, ठीक है। और साइंस ऑफ लॉजिक नहीं, ये हीगल की है, राइट, इट इज ऑफ हीगल, तो ये नहीं आएगा, तो आंसर क्या है, डी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्स। ओके, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है आपका फ्रेडरिक एंगल्स का बुक, जो कार्ल मार्क्स से काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। चलिए, तो गाइस कई बार ना इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आ जाता है जहां वो पूछते हैं कि फ्रेडरिक एंगल्स के बुक्स क्या कहते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपका सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, एंटी ड्यूरिंग, ठीक है, आपका द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये 3 आपको पता होने चाहिए कि ये एंगल्स की बुक है, ठीक है, क्लियर। बाकी ये आप पढ़ सकते हो, प्लीज नोट इट डाउन, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको ये समझ में आए, आपके दिमाग में रहे चीजें, ओके। बाकी ये 3 वर्क हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, होली फैमिली एंड जर्मन आइडियोलॉजी, जो मार्क्स और एंगल्स ने दोनों ने साथ में मिलकर लिखी है। इट्स अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ मार्क्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो पेपर में अगर पूछता है कि कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर लिखे हैं, तो होली फैमिली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड जर्मन आइडियोलॉजी, क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, फाइनली योर क्लास 2 इज डन। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी वैल्यू मिले और उनका एग्जाम क्लियर हो। तो वो एम सिंपल है यार, हमें कट ऑफ नहीं देखनी, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 सही करना है हमें, दैट्स इट, ठीक है। बिकॉज अगर चांद तक जाने की ख्वाहिश नहीं करोगे तो तारों तक नहीं पहुंच पाओगे, तो एम ऑल 100 राइट। आई एम गिविंग माई बेस्ट, चाहे वो आपका 10 मिनट शो हो, डेली टारगेट्स हो, गेम जोन हो, ठीक है, बुक शॉर्ट सीरीज हो। बाकी वेबसाइट पे हम जो कर रहे हैं वो बच्चों को पता है ऑलरेडी बैच पे, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे लेक्चर्स ऑन यूट्यूब देखो, और जो फ्री कंटेंट है वो वेबसाइट पे देखो, ठीक है। बाकी एनसीईआरटीज करनी है, राइट, और अच्छा लग रहा है तो यू कैन एनरोल इन द बैच। थैंक यू सो मच। बाकी टेलीग्राम है, सारी नोटिफिकेशन, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, पीपीटी भी इसकी यहाँ पे मिल जाएगी आपको, राइट। ये ईमेल है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है, टीम विल रीच आउट। बाकी इंस्टाग्राम में इफ यू वांट यू कैन फॉलो, टोटली अप टू यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, आई होप यू हैड अ गुड टाइम।